मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी विकास कुमार भी आपके साथ जुड़ गए हैं। बाजार में आज लगातार चौथे सत्र में गिरावट, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन मूड काफी खराब है और हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में भी 7% का उछाल है। तो ट्रंप के टैरिफ की दहशत बाजारों को एक बार फिर से अपने ग्रिप में ले रही है और जो बेयर्स का जो पलड़ा है आज के सत्र में निश्चित तौर पर आपको भारी दिखाई देगा। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो वो बिल्कुल काफी हद तक हम देखने की झुका हुआ है मंदी के खिलाड़ियों की तरफ, क्योंकि सिर्फ 400 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी दिखाई देगी, लेकिन करीब 2500 शेयर ऐसे हैं जहां पर बिकवाली है और बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपको हरा निशान दिखाई दे, सारे के सारे सेक्टर टूट रहे हैं और सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो है ऑयल एंड गैस में और मेटल में। ये तीनों के तीनों इंडेक्स लगभग 3% टूट के कारोबार कर रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज हम देखने की कॉन्फिडेंस की कमी है। निफ्टी बैंक दोनों ने अपने अहम सपोर्ट लेवल तोड़े हैं। निफ्टी 50 डीएमए के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है, 26,000 के नीचे है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 59,700 के मुहाने पर निफ्टी बैंक खड़ा है, 325 अंकों की आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है और निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर इस वक्त आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देगी। तो बाजार में वीकनेस काफी ज्यादा, आगे अर्निंग सीजन खड़ा है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये जो डिप आया है ये बाइंग का मौका है या फिर बाजार में आपको सावधान रहने की जरूरत है? इस पर आगे हम अगले डेढ़ घंटे में चर्चा करेंगे और क्या कुछ चर्चा करने वाले हैं एक झलक आप जरा फटाफट पहले देख लीजिए। थोड़ी देर में 2:05 पर ये जानेंगे कि बाजार में जो ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। एफओ में स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। क्लोजिंग ट्रेड्स होंगे 2:10 पर, ऑप्शंस की चैंपियन लेकर आएंगे 2:40 पर। 3 बजे हम लेकर आएंगे मार्केट का पूरा अपडेट, यानी कि बाजार में अब तक का जो कारोबार हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा 3 बजे मार्केट एट 3 के जरिए। और 3:10 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और आज संभावना है कि एसटीबीटी के ट्रेड्स निकल के आते हुए नजर आएंगे। और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल के सत्र के लिए बाजार की नजर कहां पर रहने वाली है इसका भी हम करेंगे विश्लेषण और आपको हम देंगे जानकारी। तो बहुत कुछ होने वाला है, एक्शन बाजार में काफी ज्यादा है। आज मंदी का एक्शन है तो मंदी की हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी बातें यानी कि बाजार की जो मेजर हाईलाइट्स है वो क्या है एक बार आपके सामने रख देते हैं। तो निफ्टी में लगातार चौथे सत्र में बिकवाली और बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास ही हम कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका सख्त नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी दी है और हो सकता है कि अगर इस बिल को वहां के संसद की मंजूरी मिल जाती है तो भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा और बाजार इसको लेकर परेशान है। निफ्टी बैंक करीब 300 अंक फिसलकर 59,700 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप आईसीसी बैंक को छोड़ दें तो एक भी बड़ा कंट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है जिससे आपको सपोर्ट की उम्मीद हो। लगातार चौथे सत्र में एचडीएफसी बैंक का शेयर नीचे कारोबार कर रहा है और आज हमने देखा कि 940 रुपए के आसपास तक गिर गया। जब से एलडीआर में बढ़त की खबर आई है तब से लगातार हम देखने की नरमी का माहौल है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेकिन मेटल में भी भारी बिकवाली है, बहुत चला है मेटल इंडेक्स। अगर साल भर में देखें पिछले साल तो 27% इंडेक्स चला था, लेकिन आज सारे के सारे शेयर बिकवाली के साथ कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पिटाई हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों की हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस वगैरह वाले जो शेयर हैं वो भी पिट रहे हैं। रिलायंस में 1% से ज्यादा की गिरावट आज फिर से हो रही है और अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 125 रुपए रिलायंस का शेयर टूट गया है, 1500 रुपए के नीचे ही है। और ओएनजीसी के शेयर में लगभग 3% के आसपास की नरमी है। तो ये रही बाजार की मेजर हाईलाइट्स, कहां पर ज्यादा संकट नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन आज के सत्र में लाल आपको नजर आएगी और उसमें आईटी शेयरों की भी भागीदारी है। विप्रो और टीसीएस करीब 3% नीचे हैं। टीसीएस आपको पता होगा कि निफ्टी के बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है, लेकिन आज टीसीएस में लगभग 2 से 3% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो बाजार की मेजर जो हाईलाइट्स है वो है, लेकिन स्टॉक्स में क्या हो रहा है जरा ये भी समझ लेते हैं। और विकास के पास है बजर्स की लिस्ट, बिग बजर्स आज के कौन से हैं। विकास बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है बाजार में? पहला एक्शन तो उन्हीं शेयरों में हो रहा है जो ग्लोबली कनेक्टेड है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब भी होती है तो इन सारे शेयरों में एक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो या फिर नेगेटिव साइड पे हो। तो सबसे पहला एक्शन ऑयल एंड गैस के शेयरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड को लेकर अनसर्टेनिटी है अभी और तमाम चीजें हो रही हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे में ऑयल एंड गैस शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदू पेट्रोलियम आप देखें, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल या बीपीसीएल देखें, पेट्रोनेट, आईओसी देखें, इन सारे शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 3 से 4.5%, 5% तक की गिरावट आपको यहां
देखने को मिल रही है। ग्लोबल शेयरों की बात की तो आईटी शेयरों में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई पॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो आईटी शेयर उसका शिकार हो जाते हैं आसानी से। और आईटी शेयरों में आप देखें तो ओरेकल, विप्रो, टीसीएस, कोफोर्ज सब में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने बताया कि टीसीएस का काफी वेटेज है, वो निफ्टी को भी काफी नीचे ड्रैग कर रहा है, तो ये आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिल रही है। उसके अलावा पीएसयू बैंक शेयरों में अगर आप एक बार नजर घुमाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी, इन सारे बैंकों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। 2-2.5% से लेकर 4% तक की गिरावट आपको यहां भी देखने को मिल रही है। बालाजी माइंस, जैसा हमने आपको हेडलाइंस में भी बताया, ये कंपनी लगातार खबर में है, क्योंकि सब्सिडरी को जो है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है। ये पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, और इसकी वजह से शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मीशो काफी फोकस में है, 2 दिन का लगातार लोअर सर्किट रहा था, आज भी लोअर सर्किट लगा, फिर थोड़ी देर के लिए लोअर सर्किट खुला, फिर वापस से लोअर सर्किट लग गया। तो मीशो 2 डेवलपमेंट्स की वजह से फोकस में है। पहला तो ये कि प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन खुला है 1 महीने बाद, तो वो शेयर्स बेच रहे हैं, उसकी वजह से गिरावट है। दूसरा कि कंपनी की जनरल मैनेजर बिजनेस जो हैं मेघा अग्रवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया है, कल एक्सचेंजेस को जानकारी दी कंपनी ने, तो इसकी वजह से भी शेयर पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक, सिल्वर की वजह से यहां पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिल्वर आज 9% डाउन है, करीब 7-8 हजार रुपए की गिरावट अगर रुपए के टर्म्स में देखेंगे तो वहां देखने को मिल रही है। इसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक पर असर देखने को मिल रहा है, करीब 2-2.5% का, अभी इनफैक्ट 6% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया, कोटक सिक्योरिटीज ने सेल की रेटिंग मेंटेन रखी है और टारगेट प्राइस जो है वो कट कर दिया है, 300 से घटाकर 275 कर दिया है। उसका असर आपको साफ देखने को मिल रहा है, 2% के आसपास की गिरावट शेयर में यहां पर है। वाटेक वबाग, इनिशिएट की गई है कवरेज बीएनके की तरफ से, और बाई रेटिंग दी है उन्होंने। टारगेट प्राइस जो है वो 2208 रुपए का दिया है, 1261 रुपए का शेयर है, काफी बड़ा और काफी जो है वो पॉजिटिव टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। इसका पॉजिटिव असर आपको देखने को मिल रहा है, करीब 2.25% की तेजी यहां इस शेयर में देखने को मिल रही है। पैनेसिया बायोटेक, मैंने आपको जैसा हमने आपको हेडलाइन में भी बताया, 7% के आसपास की तेजी है। वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का इनरोलमेंट पूरा हो गया है, और ये पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। अब करीब 8% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये वो सारे शेयर हैं जो इस वक्त मार्केट में बजिंग हैं। लेकिन मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज के लिए, या कल के दिन के लिए भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो अभिषेक, आपके पास मार्केट की स्ट्रेटजी के लिए आना चाहेंगे कि इस वक्त जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं, उन्हें मार्केट में क्या करना चाहिए? विकास, देखिए, पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ऐसा माहौल होता है बाजार में, तो ना तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट होने की जरूरत है, ना ही फंडामेंटल एनालिस्ट होने की जरूरत है। सिंपली आप सेंटिमेंटल एनालिस्ट हो जाइए, और जो सेंटिमेंट डिक्टेट कर रहे हैं आप उस साइड में जाके रहिए। आज बाजार क्यों धराशायी हुए, क्यों गिरावट आई? क्योंकि 3 दिन से गिरावट चल रही थी, और आज शुरुआत ऐसी कोई बहुत खराब नहीं हुई थी, ऐसा लगा कि बाजार संभल भी जाएंगे। लेकिन अचानक से हमने देखा कि ट्रिगर दब गया बिकवाली का, और बाजार नीचे आ गए। निफ्टी ने 50 डीएमए को 20 डीएमए और 50 डीएमए के लेवल को भी तोड़ दिया। तो रीजन इसका यह है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप का एक बड़ा खेल सामने आया है, और उन्होंने रूस के साथ जो देश व्यापार जारी रखते हैं या फिर तेल का व्यापार कर रहे हैं, बाकी एनर्जी प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर रहे हैं, उन पर टैरिफ लगाने वाले एक बिल को हरी झंडी दे दी है, और उस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। अब देखिए, अब ये इस बिल में ऐसा कुछ है, माना ये जा रहा है कि अगर ये बिल अगर पास हो जाता है, इस पर आगे चल के अभी वोटिंग होगी, संसद की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन अगर ये पास हो गया तो फिर ट्रंप को असीमित अधिकार मिल जाएंगे, और भारत, चाइना, ब्राजील जैसे देश हैं, उन पर 500% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। और वैसे भी बार बार ट्रंप घुड़की दे ही रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, अदरवाइज हम टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक ये भी है कि डॉलर के डोमिनेंस को लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप काफी ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि एक्शन मोड में हैं, और वो सारे के सारे देश उनके निशाने पर हैं जो कहीं ना कहीं डॉलर को चुनौती देना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों के खिलाफ थोड़ी सी उनकी नाराजगी आगे भी जगजाहिर है। वेनेजुएला पर जो भी एक्शन हुआ उसमें एक मेन एंगल ये भी था कि उन्होंने डॉलर के डोमिनेंस को चुनौती देने की कोशिश की थी। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये हो गया कि एफआईज की जो बिकवाली है वो लगातार जारी है। कल भी हमने देखा कि एफआईज की तरफ से सेल का फिगर आया, लगातार 3 दिन बिकवाली का आंकड़ा आ गया है, और सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी है। तो होता यह है कि नतीजों की शुरुआत से पहले हो सकता है कि ट्रेडर्स थोड़े से पोजीशन अपनी अनवाइंड कर रहे होंगे। बाकी ग्लोबल क्यूज की बात नहीं, ग्लोबल क्यूज भी थोड़े से वीकर साइड पर नजर आ रहे हैं, और जो बड़े शेयर हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर परेशान कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, यहां पर आप लगातार नरमी देखेंगे।
और जो मेटल शेयर हैं वहां पर तो बहुत तेज पिटाई आज के सत्र में होते हुए हम देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे रीजंस बाजार में सामने खड़े हैं और इसके चलते ही आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का माहौल है। लेकिन करना क्या है? देखिए, अब करना यह है कि पोजीशन को बहुत ही आप लाइट रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 25,700 और 25,500 की पुट में काफी ज्यादा राइटिंग हो रही है और ये हम 2-3 दिन से हाईलाइट कर रहे हैं कि वहां तक बाजार में रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ा है और ट्रेडर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं वहां तक बाजार में जाने के लिए। अब अगर आप कॉल साइड में देखेंगे ऑप्शंस में, तो जो ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26,000 और 26,100, 26,200 इनमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं बाजार की जो बढ़त है वो निश्चित तौर पर सीमित होती हुई दिखाई दे रही है और हो सकता है कि 26,000 के राउंड बाजार थोड़ा आपको फंसता हुआ नजर आए। तो पोजीशन बेहद लाइट रखिए, नया ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो उसको भी आप कम करने की कोशिश कीजिए और शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये शॉर्ट करने का बाजार अभी नहीं है। नतीजों का शुरुआत सीजन की शुरुआत होने वाली है, 1-2 नतीजे अच्छे आएंगे तो लोअर लेवल से आप हो सकता है कि बाइंग भी देखेंगे और यही वजह है कि निफ्टी बैंक पर भी मैं सेम स्ट्रेटजी दे रहा हूं। आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, 4 सत्र से वहां पर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल है, लेकिन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आईसीसी बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट है। आज भी वीक मार्केट में भी करीब 1-1.5% ऊपर आपको आईसीसी बैंक का शेयर दिखाई देगा। 1450 रुपए की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं आईसीसी बैंक की शेयर ने। तो यहां पर भी अगर आपकी तेजी की पोजीशन है उसको लाइट कर लीजिए और मेरा मानना है कि अब 59,500 पर जो है वो निफ्टी बैंक का सपोर्ट चला गया है। उसके नीचे अगर जाता है 59,700, देखते हैं कि टिका पाता नहीं टिका पाता है। अदरवाइज 59,700, 59,500 ये दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल हैं। उसके नीचे अगर गया तो फिर बिकवाली काफी ज्यादा गहरा सकती है और अर्निंग सीजन है तो वैसे भी थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए उसके स्टार्ट से पहले। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ कुणाल शाह जुड़ गए हैं और इसके अलावा ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। कुणाल जी, ओशो जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज की जो स्थिति है बाजार की, शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी सुबह कि हम आज 26,000 भी टूटते हुए देख लेंगे, लेकिन ये हुआ है। निफ्टी बैंक में भी 60,000 के लेवल टूटे हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडेक्स में? अब तो मैं बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूं कि कोई सलाह नहीं देगा कि बाय ऑन डिप्स अभी करना है। आप बताइए सर, आपके विचार क्या हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सी ओवरऑल नो डाउट आज जैसा आपने बताया कि 26,000 के ब्रेकडाउन के बाद सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव टर्न अराउंड हो गए हैं। बट अभी भी अगर हम देखें तो नवंबर मंथ से अभी तक निफ्टी ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो आज के लिए लास्ट ट्रेड ऐसा रहेगा, हो सकता है कि पुल बैक आए बिकॉज बहुत ज्यादा शॉर्ट्स एडअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पुट कॉल रेशियो है वो नियर अबाउट 0.67 के आसपास है एंड काफी फ्रेश शॉर्ट एडिशंस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। सो मार्केट में शॉर्ट काफी ज्यादा अग्रवेट हो गए, तो एक पुल बैक हो सकता है कि मार्केट के लिए ब्रीदर बन सकता है आने वाले दिन पे। नहीं, अगर एक दिन यहां से और भी क्लोजिंग दिखाता है तो यहां से कंक्लूसिव ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए 900 880 25,900 से 880 का एक सपोर्ट लेवल से उसे ब्रेकडाउन करना काफी क्रूशियल रहेगा। अगर इसके नीचे गिरता है निफ्टी तब हमें कल से एक शॉर्ट के पोजीशंस और बिल्डअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी के लिए नो ट्रेड जोन है। अगर पुल बैक आती है तो बाई करें, इन केस पुल बैक नहीं आती है, फॉलो अप सेल ऑफ दिखाई देता है तो व्यू शॉर्ट के साइड ही रहेगा एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस निफ्टी में बनाएं। मुझे ऑल्दो लगता है कि जिस हिसाब से हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है 25,750 25,800 क्रूशियल और पोजिशनल सपोर्ट रहेगा एंड हायर लेवल्स पे जैसा आपने बताया कि कॉल राइटर्स 26,000 26,100 पे अपने पोजीशंस बना रहे हैं, तो वापस 26,000 को क्रॉस करने के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो नो ट्रेड जोन पे है निफ्टी अभी, कल के लिए वेट एंड वॉच है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेल करें, इन केस ब्रेकडाउन नहीं होता है तो पुल बैक में बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अभी नो ट्रेड जोन में है और अगर आप देखेंगे कि 26,000 की कॉल में 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है और अगर आप 26,100 देखेंगे तो लगभग 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये बाजार के लिए हर्डल्स होंगे। अब देखते हैं कि बाजार में यहां से आगे की चाल क्या होती है, लेकिन जरा स्टॉक समझ लेते हैं और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की।
कुणाल जी, सबसे पहले आपसे राय बताइए, आपके शेयर कौन से हैं और कहां पर कमीशन है आपका? आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। सी आई थिंक डेफिनेटली जैसे हमने डिस्कस किया कि आज का जो मूव है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, जहाँ पे निफ्टी ने 20 डीएमए तोड़ दिया था। जो लार्जर टर्म सपोर्ट है निफ्टी का, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक अगर मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वह 25,700, क्योंकि वहीं से हमने 2 से 3 बार रिवर्सल्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखे हैं। तो अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो 25,700 को स्टॉप लॉस रख के अभी भी लॉन्ग में खड़े रह सकते हैं। ये जो अगर निफ्टी ने टॉप बनाया हुआ है तो ये फर्स्ट लेग है, हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं। यहाँ से हम ओवरसोल्ड के जोन में चले गए हैं तो एक पुल बैक आएगा, जो पुल बैक निफ्टी को 26,100 200 के जोन तक लेके जा सकता है। एंड वहां से अगर रिजेक्शन आता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और शायद हम 25,700 भी तोड़ दे। सो टू अर्ली टू कॉल। करंट लेवल से इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मेरा व्यू थोड़ा बाय साइड पे रहेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है। वीकली का जो प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट है 25,878, उसी के आसपास से हमने एक इंट्राडे के बेसिस पे एक रिवर्सल बताया हुआ है। तो मुझे लगता है डिप्स वो सपोर्ट की तरफ आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ये स्ट्रॉन्ग रहा है, 20 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट बैंक निफ्टी में जो प्रॉब्लम है वो खाली आईसीआईसीआई बैंक के पार्टिसिपेशन की वजह से है। बाकी सभी बैंक्स काफी वीक है यहाँ से। बैंक निफ्टी के लिए 59,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर वो टूट जाता है तो हम जो 20 डीएम है 59,600 के आसपास उसको भी टेस्ट करेंगे और वहीं से और कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड रहेगा। तो बैंक निफ्टी फिलहाल नो ट्रेड जोन में है। यहाँ पे निफ्टी में इंट्राडे के बेसिस पे अगर डिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, 2 आइडियाज है, एक बाय साइड रहेगा, एक सेल साइड रहेगा। पहले मैं सेल साइड का आइडिया डिस्कस करूंगा। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में हम जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसका ब्रेकडाउन देखा है और मुझे लगता है कि मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहेगा डाउन साइड पे। तो यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2670 का। फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा डाउन साइड पे वो 2480 और सेकंड टारगेट रहेगा 2430 का। सो एचडीएफसी एएमसी पे सेल की सलाह मेरी रहेगी। सेकंड स्टॉक है जो बाय साइड पे रहेगा वो मैं डिफेंस पैक में से रहूंगा, बीईएल का काउंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बीईएल हमने देखा है कि एक अच्छा खासा रिवर्सल हमने डेली चार्ट पे देखा था। उसके बाद भी स्टॉक एक हार्ट ऑफ हाफ बॉटम बना रहा है और ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आएगा। वीकली चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 419 के आसपास चल रहा है। सपोर्ट है स्टॉक का 409 का, वो स्टॉप लॉस रहेगा। लेवल्स पे टारगेट रहेंगे 429 से लेके 434 तक के। बिल्कुल। सो बीईएल पर खरीदारी की राय दी है कुणाल जी ने। ओशो ने पहले ही बताया कि नो ट्रेड जोन है मार्केट में इस वक्त। कुणाल की एक और पिक इनफैक्ट आपको बता दें, एचडीएफसी एमसी पे उन्होंने बाय की रेटिंग दी थी और टारगेट जो है वो 2480 रुपए का रखा था। 2670 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह उन्होंने दी है। और दूसरी पिक उनकी बीईएल की थी जिस पे उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। ओशो की बात कर रहे हैं, ओशो से बात करते हैं। ओशो ने पहले ही कहा कि नो ट्रेड जोन है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो है वो ट्रेड तो मांगते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं चलो आप निफ्टी के लिए कह रहे हो नो ट्रेड जोन है, लेकिन कुछ पिक्स तो होंगे जो आपकी नजरों में आ रहे होंगे। तो ओशो, आपकी नजर में ऐसे कौन से शेयर हैं जो व्यूअर्स को इस वक्त जिन पर ध्यान रखना चाहिए? सी डेफिनेटली स्टॉक वाइज सेलेक्टिव अप्रोच है, बट अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक कंसिडर करने के वजह से मैं 2 बाई के रिकमेंडेशन ही दे रहा हूँ। सबसे पहला बाई का रिकमेंडेशन है इंडस टावर पे। इंडस टावर में अगर हम देखें तो आज पूरे हफ्ते में करेक्शन के बाद आज हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है एंड अपने नेकलाइन से एक टर्न अराउंड हो रहा है काउंटर। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है। तो इंडसइंड टावर पे करंट लेवल्स पे बाई की राय है। 420 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड अप्रोक्सीमेटली 445 से 450 के टारगेट्स हमें एक्सपेक्टेड रहेंगे। सेकेंड काउंटर है फोर्टिस। फोर्टिस में भी ऑल्दो आज अगर हम देखें तो 2.5% करेक्ट हुआ है काउंटर, बट व्यू बुलिश है क्योंकि इसका जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट फॉर्मेशन है वो कप एंड हैंडल का है एंड अभी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार के लिए बाई का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए फोर्टिस में। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 895 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 955 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहे। सो 2 ट्रेड ओशो ने सजेस्ट किए हैं। पहला ये फोर्टिस का जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है, फोर्टिस पे इन्होंने टारगेट दिया है 955 रुपए का और 895 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ये ट्रेड लेना है, बाई करने की रेटिंग उन्होंने, बाई करने की सलाह उन्होंने दी है। दूसरा जो ट्रेड
है वो इंडस टावर का है और इस पे 420 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 445 से 450 का टारगेट यहां आपको देखने को मिल सकता है। जो करंट प्राइस है वो 432 का है। तो ये दो ट्रेड्स हैं जो आज के सुस्त बाजार में आपकी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाई की रेटिंग के साथ आप उसमें खरीदारी का जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुणाल, मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेटल्स पैक पर इस वक्त आज आप नजर करेंगे अगर, तो सारे मेटल शेयरों में काफी गिरावट आज देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पे ग्लोबल टेंशन की बात है। दूसरी चीज ये है कि सिल्वर में 9% के आसपास की गिरावट है, तो ये प्रेशर तो आ रहा है। आप ये गिरावट कितनी कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं? क्या मेटल शेयरों में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स आज मेटल में ट्रेड कर रहे हैं उनको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, या फिर ये एक छोटा सा एक शॉर्ट फेज है जो निकल जाएगा? आई थिंक ओवरऑल अगर आप लार्जर टर्म ट्रेंड की बात करो तो अभी भी हमारा व्यू बुलिश है। हमने देखा है कि मेटल्स में जो शार्प रैली आई है कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में टेक्निकल्स पे आ गए थे एंड एक डिप आएगा, करेक्शन आएगा। जो मेटल इंडेक्स को अगर मैं देखूं डाउनसाइड पे जो सपोर्ट है वो है 10,700 10,800 के जोन का। सो करंटली 11,160 के आसपास चल रहा है। सो और 200 पॉइंट 300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है मेटल के स्पेस में एंड फिर वहां से हम वापस एक अच्छी खासी रिवर्सल देख सकते हैं। सो यस, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो डेफिनेटली थोड़ा सेल करके ही चलिए। लॉन्ग टर्म अभी भी मेरा व्यू इंटैक्ट ही है मेटल इंडेक्स पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड में 11,400 11,600 तक जाने के लिए। सो मेटल ओवरऑल मेरा व्यू बुलिश है लार्जर टर्म ट्रेंड पे। विद इन दिस लार्जर टर्म ट्रेंड एक इमीडिएट करेक्शन है और वो करेक्शन में आप यूटिलाइज करोगे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। मेटल की बात हमने की है, तो लगातार तेजी के बाद आज मेटल शेयरों की चमक जो है वो फीकी नजर आ रही है। आखिर ये चमक क्यों फीकी हुई है, ये गिरावट की वजह क्या है, उसको डिटेल में, बेसिक चीज तो हमने बात की, लेकिन उसको डिटेल में समझाने के लिए इनफैक्ट मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक, क्या वजह है मेटल में इतनी गिरावट की और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस आपके पास है, वो एक बार दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए विकास, मेटल क्या होता है ना, सिक्लिकल होते हैं और डॉलर डिनोमिनेटेड प्राइसेस होते हैं। और कहा यह जाता है कि मतलब लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आप ना थोड़ा फंसने की आशंका रहती है। लेकिन पिछले साल की जो मेटल की जो चाल रही है ना वो बड़ी लाजवाब रही है और सभी सरप्राइज हुए हैं। 27% मेटल इंडेक्स चला है और उसके पीछे की वजह ये रही कि सप्लाई को लेकर कंस्ट्रेंट्स रही, डिमांड लगातार रही। डॉलर इंडेक्स में हमने नरमी देखी, चूंकि डॉलर डिनोमिनेटेड है तो एक अच्छा ट्रिगर बन जाता है। और बाकी यूएस में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो घट रहे थे उससे भी सपोर्ट मिला और आगे को लेकर भी उम्मीदें थी कि इंटरेस्ट रेट वगैरह अमेरिका में घटेंगी तो सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटी वजह थी, इसके चलते मेटल दम लगा के दौड़ रहे थे और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हो रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेटल की जो कीमतें हैं ना उसमें भी थोड़ा क्रैक आए हैं और जाहिर सी बात है कि फिर शेयर फिर टूटने ही थे। आज हम देख रहे हैं कि जो मेटल इंडेक्स है 3.5% लगभग टूटा इंट्राडे में और अप्रैल 2025 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। और हमने देखा कि बेस मेटल हो गया, सिल्वर हो गया, इनफैक्ट अगर आप गोल्ड को भी इंक्लूड कर लें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है। एमसीएक्स पर चांदी कीमतों में आज 3% से ज्यादा गिरावट आई, लगभग 7,000-8,000 रुपए चांदी सस्ती हो गई एक झटके में। और इस तरह की वॉलेटिलिटी, इस तरह के बड़े मूव हम लगातार देख रहे हैं। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर 19 दिसंबर के बाद सबसे निचले स्तर पर है। अब इतनी बड़ी तेजी के बाद हुआ यह था कि तमाम स्टॉक्स के वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए थे। थोड़ा एज अ ट्रेडर ऐसे भी कोशिश होना चाहिए कि जब शेयर 50% 100% एक साल में चल जाए तो थोड़ा सतर्क तो होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राइसेस में, अगर हम करेक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि एलएमई पर जो मेटल की कीमतें हैं उसमें कॉपर करीब 2.5% गिरा। निकेल की बात करें तो 3.5% के आसपास की गिरावट आई है और कॉपर $12,900 के नीचे आ गया है। शंघाई फ्यूचर्स की बात करें, चूंकि चाइना मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, तो वहां के प्राइसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखिए एल्यूमिनियम जो है वहां पर 2% की नरमी आई, जिंक में 1.5% की, लेड में, टिन में भी करीब 1.5 से 2% के आसपास की हमने गिरावट देखी। अब अगर हम मेटल शेयरों के चाल की बात करें कि कितने चले थे उसके अगेंस्ट आप देखेंगे तो आज की गिरावट तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान कॉपर महीने भर में 45% ऊपर है, साल भर में 120%, यानी कि पैसे हो गए लोगों के डबल। चांदी में जो रफ्तार बनी है, क्योंकि चांदी कॉपर का भी बाय प्रोडक्ट होता है और कॉपर की हमने देखा कि चिली जो कि सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है वहां पर सप्लाई कुछ दिक्कतें थी, इंडोनेशिया की कॉपर माइन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके चलते लगातार कॉपर प्राइसेस भाग रहे थे और शेयर भी दौड़ लगाया। हिंदुस्तान जिंक 36% और साल भर में 34-35%, नाल्को में साल भर में 65% का, हिंडाल्को में साल भर में 54% का और वेदांता में महीने भर में 18% और साल भर में 35% का हमने उछाल दिखा था। तो इतनी तेज रफ्तार के बाद
कंपनीज के अपने भी ट्रिगर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस थोड़े से प्राइसी हो गए थे और आज हम वैल्यूएशन करेक्शन होते हुए देख रहे हैं मेटल कीमतों में क्रैक के चलते। और ये रीजंस हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आखिर क्यों दौड़ लगाई थी। तो देखते हैं कि मतलब सपोर्ट लेवल पर आता है या नहीं आता है, क्योंकि देखिए अभी भी सप्लाई को लेकर कोई ऐसी बड़ी खबरें नहीं आई है कि सप्लाई दुरुस्त हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, ओवर सप्लाई की सिचुएशन, ऐसी कोई बात नहीं है। चले बहुत थे, मेटल प्राइसेस में थोड़ा क्रैक आया है जियोपॉलिटिकल चिंताओं के बीच में, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में भी आज के सत्र में करेक्शन आ रहा है। ओशो, आपसे व्यू लेना चाहेंगे, कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता हो कि शॉर्ट करके पैसे बना सकते हो? क्या हिंदुस्तान जिंक, वेदांता हिंदुस्तान जिंक तो छोड़ दीजिए, क्या वेदांता वो शेयर है, या फिर क्या आपको लगता है कि नाल्को या हिंडाल्को में से कहीं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है? सी ओवरऑल मुझे एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल ही मेटल काउंटर्स में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट यहाँ पे एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स बुक करने के लिए या फिर फ्रेश साइड के शॉर्ट पोजीशंस भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि हिंडाल्को में आपने बताया, हिंडाल्को आज के दिन पे 3.5-4% का करेक्शन दिखा चुका है, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें करेक्टिव फेज नीचे कंटिन्यू हो सकता है। 860 870 इसका पोजिशनल टारगेट है, एंड जिस हिसाब से टर्नओवर हो रहा है यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट्स टर्न अराउंड हो रहे हैं थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के तरफ, थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। सो 860 के टारगेट्स के लिए अपने पोजीशन को एक बार के लिए पोजिशनल व्यू से शॉर्ट किया जा सकता है, एंड वही हायर लेवल्स पे 925 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो भी अपने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस इस काउंटर में करंट लेवल्स पे बना रहे हैं। ठीक है, ये राय है मेटल को लेकर ओशो की। एक खबर आ रही है कि वित्त मंत्रालय चीनी कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आप देखिए, मतलब 4-5 बार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन का दौरा कर चुके। हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी दिखाई दी थी। भारत और चाइना के बीच में सीधी उड़ानें थी, उसको भी रिज्यूम किया गया था। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं। अब हो ये रहा है कि एक तरह से अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड रहे। भारत, चाइना, रशिया की कोशिश है कि नहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे। तो ये थोड़ा सा करीबी और बढ़ाने की कोशिश हो सकती है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। देखते हैं कि आगे इस पर सरकार की तरफ से क्या पुख्ता जानकारी आती है। अदरवाइज ये तो भी फिलहाल सोर्सेज के हवाले से ये खबर निश्चित तौर पर आपको आती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बाजार में आज एक्शन है, उनकी बातचीत करेंगे और कुछ बढ़िया ट्रेड के आइडिया भी हम समझेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, आप भी कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे साथ इस शो में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जिगर एस पटेल जुड़ गए हैं। जिगर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और आज मार्केट थोड़ा सुस्त है, काफ़ी साइडवेज चल रहा है मार्केट, गिरावट भी देखने को मिल रही है काफ़ी। ऐसे में मार्केट पर आपका क्या नज़रिया है? इस वक्त क्या करना चाहिए? जो भी ट्रेडर्स हैं उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या थामे रहना है, रुके रहना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, या फिर कुछ आप ऐसा कुछ एक्साइटिंग बताने वाले हैं? सबसे पहले तो जो हिसाब से निफ्टी में आज 200 पॉइंट की करीबन हमने गिरावट देखी है। पहले तो हमने, अगर हम 4 दिन देखे कंटिन्यूसली, हम लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहे ओवरली बेसिस पे, बट जो ब्रेकआउट हमने 2 जैन को देखा था, उसके बाद जो ट्राइंगल का ब्रेकआउट था उसी के अंदर हम फिर से आ गए। तो देयर इज अ चांस कि हम साइडवेज में वापस से फंसे रहेंगे नेक्स्ट 3-4 दिनों के लिए। मेजर सपोर्ट 25,700 का रहेगा निफ्टी 50 के अंदर ओवरऑल वीकली बेसिस पे। जब तक ये लेवल डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होता नीचे की तरफ में, तो तब तक ये बुलिश बायस जो है हमारा बुलिश स्टांस, वो बुलिश स्टांस ही रहेगा। सो ट्रेडर्स के लिए ये सलाह रहेगी, करंटली निफ्टी जो है करीबन 50 डेली एक्सपोनेंशियल के करीबन सपोर्ट ले रही है। साथ में इचिमोकू क्लाउड का भी वहां पे सपोर्ट है। तो यही मानना है कि करीबन यही पर्टिकुलर जो लेवल है 25,900 930 का, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स हम और भी अगर 50 पॉइंट नीचे जाती है निफ्टी तो बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा 25,700 के नीचे रहेगा, और एक्सपेक्टेशन ये है कि वापस से हम जो टॉप ऑफ द रेंज है 26,300 250 की, वो हम वापस एज अ टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर।
बिल्कुल। तो एक अलग नजरिया हमें सुनने को मिला। जिगर का ये कहना है कि 25,900 के आसपास अगर थोड़ी डिप्स मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, 25,700 का स्टॉप लॉस लगाना है और यहां से आपको पॉजिटिव बायस के साथ खरीदारी करनी है। जिगर, निफ्टी पर तो आपने बताया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अगर आप पिक्स बताना चाहें, जो ट्रेडिंग कॉल्स आपके हों, जो आप दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें। सी ट्रेडिंग कॉल्स में टोटल आज मेरे पास 3 से 4 स्टॉक्स है। सबसे पहले तो डेटा पैटर्न की बात करते हैं। डेटा पैटर्न में जो तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो अवरली स्ट्रक्चर है, काफी बढ़िया बना है। वीकली पीवट्स जो है, वीकली पीवट्स के ऊपर प्राइस एक्शन कंटिन्यूअसली 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। साथ में वीवेप जो वीकली वाला है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली हम ट्रेड कर रहे हैं। और ब्रेकआउट डेफिनेटली हमें जो प्रीवियस अवरली बेसिस पे ट्रेडिंग रेंज था करीबन 2700 की, उसके हम ऊपर ट्रेड भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि डेटा पैटर्न में हम खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2630 के नीचे और ओवरऑल टारगेट है 2860 का। और दूसरी पिक जो है वो है एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस में भी सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन देखने को मिला है हमें। कंटिन्यूअसली एक कंसोलिडेशन चला था करीबन 2600 से लेके 2540-50 के आसपास। वीकली बेसिस पे जो पीवट्स है उसका ब्रेकआउट भी है, वीवेप के ऊपर भी है। और अवरली बेसिस पे 20 और 50 डेली एक्सपोनेंशियल एवरेज का हमें क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है। साथ में जो आरएसआई है कंटिन्यूअसली 50-55 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इसमें भी बाय करने की सलाह रहेगी एंड्योरेंस में। करंट भाव से हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2530 के नीचे रहेगा और ओवरऑल हम 2700 तक के लेवल्स देख सकते हैं। थर्ड काउंटर है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा में ऑलरेडी काफी करेक्शन आ चुका है। कल हमने एक अच्छी रैली भी देखी थी, तो करंटली हम एक पुलबैक में चल रहे मैनकाइंड के अंदर। करंटली जो पुलबैक आया है वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमें प्रीवियस ब्रेकआउट रेंज के पास दिख रहा है, तो यहाँ पे भी बाइंग करने की सलाह रहेगी मैनकाइंड में। करंट रेट से हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2210 के नीचे और ओवरऑल हम ऊपर में 2350 तक के लेवल्स देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। बिल्कुल। सो ये 3-4 पिक्स हैं जिगर की तरफ से जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। इन शेयरों पर आपको खरीदारी की राय मिली है जिगर की तरफ से। एंड्योरेंस टेक है इसमें, मैनकाइंड फार्मा है इसके अंदर, जो आपको खरीदारी के लिए कहा गया। डेटा पैटर्न्स की बात उन्होंने सबसे पहले की, 2630 का स्टॉप लॉस और 2860 का टारगेट प्राइस उन्होंने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं, गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग सर, आपका बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और मार्केट की ये गिरावट जो है वो आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है? क्या ये यहाँ से और गहराएगी? क्या करना चाहिए, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारा तरफ से। देखिए, बाजार जब कभी भी गिरता है तो हमें थोड़ा बहुत ऐसा, हमारी सोच और विचारधारा ये है कि एक मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। और मूल्यांकन के रूप में अगर आप देखने जाए तो कुछ क्षेत्र ऐसे जो थोड़े बहुत महंगे हैं, जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सामान्य मूल्यांकन को लेकर के कामकाज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत सस्ते दिखाई दे रहे हैं। अब ये निर्भर होता है कि आपकी सोच विचारधारा और आपके पास अभ्यास करके कौन कौन से क्षेत्र और कौन से उस क्षेत्र में कौन से शेयर्स में निवेश करना है। देखिए, बहुत ही अहम स्तर टूट गए। पिछले 2-3 दिन से हमने 26,100 और 26,000 का स्तर बना करके रखा था, लेकिन आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आ रही हैं, और मैं एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये बाजार में जो हम गिरावट देख रहे हैं, इसका कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आ रही है वो है। हमारे देश में अभी तक तो मुझे ऐसे कोई आसार या फिर चिंताजनक परिस्थितियां दिखाई नहीं दी जिसके कारण बाजार में इस तरीके की बिकवाली हो। कल भी अगर आप देखने जाए तो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 7.4% की विकास दर की बात सरकार ने की है। मेरे ख्याल से इस स्तर पे ऐसे बेहतर हो सकती है। नतीजे तीसरी तिमाही के आगाज होगा अगले हफ्ते से 12 तारीख सोमवार से, और हमें लग रहा है कि ये एक कारण होगा बाजार की दशा और दिशा दोनों ही संभालने के लिए और सुधारने के लिए। अब आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, अहम स्तर टूटे और अगर 25,900 के जाकर के आज निफ्टी स्पॉट ने बंद दिया तो शायद नीचे की तरफ के थोड़े बहुत दायरे और खुल जाते हैं। लेकिन अगले हफ्ते से मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर संभलने का प्रयास होगा। वित्तीय क्षेत्र से शुरुआत करके रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, सीमेंट क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, एफएमसीजी, ऑटोज और वित्तीय क्षेत्र,
ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है जिन पर आप नजर बना करके चले। यहाँ पर दिग्गजों से शुरुआत करके चुनिंदा मझौली कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय होगी। ऑटो हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इसके अलावा कैपिटल मार्केट वाले शेयर होंगे, इन स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका मेरी तरफ से भी। आपको दोपहर का नमस्कार। बता सर, ये आपके जो प्रिय शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप बड़ी तल्ख टिप्पणियां भी उन पर करते हैं, कुछ नई खुराफात की तैयारी में है, आपको उसकी खबर तो लगी ही होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? कितने परेशान हैं आप सर? अभिषेक भाई, देखिए अभिषेक भाई, हमारे जीवन में ना कुछ व्यक्ति और उन व्यक्तियों की जो विचारधारा, और जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, खुराफी दिमाग इनका, तो उनके दिमाग में तो पता नहीं और क्या क्या आता रहेगा। और ये जो 500% की बात की है टैरिफ की, जो देश रूस से कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का आयात करते, इंपोर्ट करते हैं उन पर, और यही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप का कल मेरे ख्याल से एक बहुत सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर शायद इनकी ये जो टैरिफ को लेकर जो तांडव कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उस पर आदेश आने की संभावना लग रही है। अब वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो कल पता चलेगा, या फिर उसकी प्रतिक्रिया हम सोमवार को आप बाजार में आते हुए देखेंगे। अगर निर्णायक तरीके से आदेश आ गया सर्वोच्च न्यायालय का, तो वो मसला अभी हल नहीं हुआ। ये 500% की बात कर रहे हैं। कल ये टिप्पणी कर रहे थे अगर ये आने वाले चुनाव जो है वो हार जाएंगे तो इनका कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इम्पीचमेंट वगैरह जो भी है बात कर रहे थे। तो मैं देखिए अभिषेक भाई, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, असर होगा। हमारे देश पे नहीं, किसी भी देश पर हो सकता है उसका असर, जहां तक आयात निर्यात का प्रश्न होता है और ट्रेड एग्रीमेंट का प्रश्न होता है। लेकिन मैंने पिछली बार भी यही कहा था, मैं आज भी यही कहूंगा कि हमें किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के इस मसले को लेकर के, टैरिफ एग्रीमेंट को लेकर के किसी भी प्रकार का आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, ना ही हमें सर झुकाना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सक्षम है, और उनकी नीतियां उनकी सूझबूझ और समझ के हिसाब से मेरे ख्याल से बखूबी जमीनी स्तर पर काम करेगी। थोड़ा समय लगे तो लगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं अभिषेक भाई, जो आपने प्रश्न पूछा है, क्या मैं परेशान हूं? बिल्कुल नहीं। जी जी जी। क्रूड के अराउंड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं या फिर ट्रंप की जो हरकतें हैं, वो कितना प्राइसेस पर इंपैक्ट डालेंगी? अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमने वेनेजुएला के साथ एक डील की है, 5 करोड़ बैरल हम तेल खरीदेंगे, लेकिन उन तेल के पैसों वेनेजुएला कहां पर खर्च करेगा ये हम तय करेंगे। तो बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति है। लेकिन हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनको जरा साथ में जोड़ते हैं। धर्मेश भाटिया हैं, कमोडिटीज़ को, क्रूड को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं, यूएई में रहते हैं, और धर्मेश भाई हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेश जी, कहा यह जा रहा है कि अब वेनेजुएला की जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पर अमेरिका एक तरह से अपना कंट्रोल रखेगा, और वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर क्रूड की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस थोड़े से नरम होंगे। लेकिन ये जल्दी तो होगा नहीं है, अब इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आएगा। मतलब उसको एक्सप्लोर करने में यहाँ से कम 5-10 साल तो समय लग ही जाएगा, इतना इजी काम तो है नहीं। आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो ट्रंप की अब धमकी आई है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए, अदरवाइज मतलब 500% टैरिफ लगाने की बातचीत चल रही है, तो ऑयल मार्केट के डायनेमिक्स को कितना प्रभावित ये कर सकता है, और क्या प्राइसेस में आप अपमूव देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अगर आप फंडामेंटली देखें तो कच्चे तेल में लास्ट 2 साल से नेगेटिव रिटर्न मिला है। प्राइस में काफी पिटाई हुई है। इसका एक ही कारण है, सप्लाई कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ओपेक को देखें तो ओपेक अपने हाईएस्ट प्रोडक्शन में बैठे हुए हैं। अभी ऐसी स्थिति है कि ओपेक अपने सारे कंट्रीज को बोलते कि मैंडेटरी नहीं है कि आप अपना प्रोडक्शन कट करो, बट अगर हो सके तो कम करो, सो दैट की सप्लाई कम रहे और प्राइस स्टेबल रहे। देखिए, अगर प्राइस $70-80 रहता है तो जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो भी खुश रहता है, जो कंज्यूमिंग कंट्री वो भी खुश रहता है। अभी प्राइस अगर 60 के नीचे घूमता है मार्केट में, तो क्या होगा कि प्रोड्यूसिंग कंट्री को जिटरिंग होगा, उनकी कंट्री में जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है।
देखो मैं गल्फ में रहता हूँ, तो गल्फ की जो मेन ब्लड लाइन वो कच्चा तेल ही है। तो अगर ये नीचे आता है तो इकोनॉमी को थोड़ी सी हलचल तो देखने मिल सकती है प्राइस में। बट जो कंज्यूमिंग कंट्री है, जो ब्रिक्स है, उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि उनकी करेंसी इतनी डिप्रिशिएट नहीं होगी। बट बहरहाल अगर आप लास्ट 1 साल में देखें तो यूएस जो डॉलर है उसमें 10% की पिटाई हुई है। तो वो पिटाई अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन को वो स्टेबल करने की ही कोशिश कर रहे हैं। और अगर तेल नीचे आता तो इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट को कट करने की इनकी कोई ज्यादा पुश नहीं मिल सकता। तो ये पूरा एक ज्योग्राफी और आप अगर भूगोल देखें तो ये पूरा सर्कल में घूम रहा है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट में कुछ डिस्काउंट नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है तो कहीं ना कहीं इसे हिट हो सकता है। शॉर्ट स्टोरी ये है कि कच्चा तेल ये क्वार्टर नहीं, ये साल भी काफी प्रेशर में रह सकता है, अंटिल अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ना आ जाए। देखो ईरान से भी मार्केट में इसको दबाव प्रेशर में है। अगर आप देखिए तो अगर वेनेजुला से अगर इन्होंने पूरा का पूरा अगर स्टेक ले लिया है तो आपने जो कहा 2 से 3 साल का अंतराल लगता है इसे प्रोड्यूस करने में और सप्लाई करने में। बट उनके पास भी ऑफशोर ड्रिलिंग अभी भी है। अगर आप यूएस के पास देखें तो शेल प्रोडक्शन अभी भी काफी अच्छे पैमाने पे है। तो वो भी देख रहा है कि प्राइस को स्टेबल रखे। तो मेरे हिसाब से ये साल $50 का स्तर है। मार्केट ये क्वार्टर से लेकर नेक्स्ट क्वार्टर तक 50 से 60 के इर्द गिर्द घूमेगा, जो इंडिया के लिए स्पेशली अच्छे फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी नीचे है। रही बात रूस से खरीदने की, ये काफी हाई लेवल जियोपॉलिटिकल बात है। इसमें कोई भी इसे कह नहीं सकते कि इसमें क्या हो सकता है। वर्स कम टू वर्स अगर टैरिफ लगा दिया तो रुपया 100 रुपया हो जाएगा, जो आईएनआर में अगर आप देखिए तो 100 के ऊपर चला जाएगा। और इन्फ्लेशन काफी स्पाइक हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए, जो गवर्नमेंट नहीं इच्छेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझौता जरूर होगा और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पे फ्लैट रह सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स की बात करें तो 5,000 का स्तर है, जो मार्केट मेरे हिसाब से कंटिन्यूसली स्टेबल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेश भाई, एक सवाल आपसे और होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, हालांकि रूस से जो तेल की हमारी बाइंग है वो कम तो हो रही है। जून 2025 की बात करें तो हम 20 मिलियन बैरल पर डे हम परचेज कर रहे थे, जो घट के दिसंबर में आ गई है 12 मिलियन बैरल पर डे। तो ये चीज़ तो है, 40% का ड्रॉप है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये ट्रंप की जो कोशिश है, ये कच्चे तेल की लड़ाई है ही नहीं, वो तो पेट्रो डॉलर इक्वेशंस को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि डॉलर के यहाँ से और स्ट्रेंथन होने का रिस्क है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें अगेंस्ट अदर 6 करेंसीज तो एक रेंज में रहा है, लगभग 98.5 के आसपास के डॉलर इंडेक्स है, उसमें तो कोई अपटिक फिलहाल है नहीं। क्या आगे हम थोड़ी सी इसमें अप्रिशिएशन देख सकते हैं? देखिए चांसेस काफी थिन है। अगर आप देखें तो डॉलर वीक नहीं हुआ है, बाकी सारी करेंसी स्ट्रांग हुई है। अगर आप यूरो और स्टर्लिंग देखें, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 30-40% गिर चुका था। 2024 से 2025 के बीच में ही मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई और फिर से मार्केट जम कर रहा है। तो यूरो और स्टर्लिंग काफी स्ट्रांग हो रहा है, उस कारणवश आपको डॉलर में पिटाई देखने मिल रही है। आप बाकी सारे करेंसीज देखें तो इसके सामने अगर आप देखें यूरो और स्टर्लिंग बॉन्ड्स काफी ऊपर स्पाइक हो चुके हैं। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि डॉलर 100 के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, उसके नीचे ही ट्रेड टहलना चाहिए। क्योंकि अगर डॉलर वापस से स्ट्रेंथन होना चालू हो जाएगा तो सारे कमोडिटी और पिटेगा। और स्पेशली आप देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल भी पिट सकता है, क्योंकि कमोडिटी का जो रेशियो है वो डॉलर के अगेंस्ट चलता है। तो ये नहीं, मेरे हिसाब से अगर देखो इन्फ्लेशन को अगर इनको बीट करना है और इंटरेस्ट रेट को होल्ड रखना है, मेरे हिसाब से 2 इंटरेस्ट रेट की जो कट होने वाली है उस पर अगर इनको रखना है स्टेबिलिटी, तो इनको ऑयल को नीचे ही रखना पड़ेगा और डॉलर को फ्लैट रखना पड़ेगा। जैसे ही डॉलर स्ट्रेंथन होना चालू हो जाएगा सारे कमोडिटी आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाएंगे और ऑयल हो सकता है कि 50 के स्तर भी ब्रेक कर दे, क्योंकि अगर डॉलर फॉर्म होता है तो ये रिवर्स चलता है। तो आप ये समझ के ये जो डायनामिक है ये काफी फ्लैटिश हो चुका है और मुझे लगता है कि मार्केट इसे स्टेबल रखना चाहेंगे और मेरे हिसाब से ये क्वार्टर तो मार्केट काफी स्टेबल रहेगा। ठीक है, स्थिरता ही रहने की उम्मीद है। ज्यादा इससे डॉलर के प्राइसेस में कोई मजबूती देख नहीं रहे धर्मेश। ठीक है धर्मेश जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने उनसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे। बाजार हम देखने की मंदी की खिलाड़ियों के ग्रिप में नजर आ रहा है। 200 अंक नीचे निफ्टी और करीब 225 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन चांदी आज टूटी है, 3% का ड्रॉप है एमसीएक्स के प्राइस में। चांदी क्यों गिर रही है, क्या चांदी और गिरेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ और
ट्रेड भी हम समझने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटली भी कंपनी को एनालाइज करेंगे। डिक्सन टेक की बातचीत करेंगे। आज हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्या सस्टेन करेगी, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल अभी तैयार है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आपके स्क्रीन पर नीचे नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के नतीजे आए हुए हैं Q3 के। सबसे पहला नंबर जो हमें दिख रहा है वो मुनाफे का दिख रहा है। मुनाफा जो है वो 55 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ रुपए हो गया है। वाई ऑन वाई यानी साल दर साल ये नतीजे हैं। 55 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ का मुनाफा है, कंसोलिडेटेड मुनाफा है। आय की फिगर जो है वो 559 करोड़ रुपए से बढ़कर 737 करोड़ की आई है, यानी अच्छा खासा जो ग्रोथ देखने को मिला है मुनाफे और आय दोनों में। हालांकि शेयर में अभी भी 2% की गिरावट दिख रही है, ये हम समझेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले एबिटा के फिगर को देखते हैं। एबिटा भी 83 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ हुआ है। मार्जिन का फिगर अगर हमें दिख जाए तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, मार्जिन को भी अगर आप देखेंगे, कंसोलिडेटेड जो एबिटा मार्जिन है वो करीब 15% था, 14.8% था, उससे बढ़कर 17% हो गया है। तो हर फ्रंट पर नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शेयर में गिरावट बढ़ती जा रही है। 2% से अब ये गिरावट बढ़कर 3% के आसपास, 3.5% के आसपास पहुंच चुकी है। कुणाल, अगर नतीजों को देखें तो वैसे प्राइमरी तौर पर नतीजे तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ परेशानी आपको नजर आ रही है? क्योंकि शेयर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। 3% के आसपास कमजोरी अब शेयर में देखने को मिल रही है। जिगर नतीजों को अगर देखें तो नतीजे तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त शेयर में गिरावट बढ़ती जा रही है। 3% के आसपास की गिरावट है। क्या व्यू है आपका? क्या लग रहा है आपको? क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? ट्रांस रेल में जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, करीबन नेगेटिव स्ट्रक्चर ही है, बट एक छोटा मोटा बाउंस दिख रहा है ओवरली बेसिस पे। सो इसके अंदर जो व्यू बन के आ रहा है, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा यहाँ पे व्यू, बिकॉज अनलेस अंटिल हम 530 का जो मेजर सपोर्ट है, इवन अगर ये सपोर्ट हम देखें तो एग्जैक्टली अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट जोन है, काफी बड़ा सपोर्ट है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन प्राइस सस्टेन करता है 530 के ऊपर, तो यहाँ पे एक रिवर्सल बन सकता है। तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करेंगे। टेक्निकल तो हमने समझ लिया, लेकिन थोड़ा फंडामेंटल राय भी लेते हैं इस शेयर पर। गौरांग सर, ये आपने नतीजे देखे, नतीजे आपको कैसे लगे और क्या आपका नजरिया बनता है इस शेयर पर अभी? देखिए, ऐसे पहले तो एक छोटा डिस्क्लोजर पता नहीं मैंने दिया है कि नहीं दिया है, दे देता हूं फिर भी, कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, ये हमारी रिसर्च टीम, फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, देखिए, कंपनी ने पिछले 3 या 4 साल में बहुत ही बेहतरीन रुझान दिखाया था, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी थी और इनका कामकाज भी बेहतरीन चल रहा था। बीच में कुछ नकारात्मक खबरें आई और स्टॉक में हमने काफी तीव्र गति से गिरावट देखी। जहां तक नतीजों की बात है, आय में और शुद्ध मुनाफे में जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद परिस्थिति सुधर रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शुद्ध मुनाफे में शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एक मुक्त मुनाफा न हो, उसका स्पष्टीकरण अभी तक मेरे पास तो है नहीं। तो नतीजे अच्छे हैं, और जिस क्षेत्र में ये कंपनी कामकाज कर रही है, आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से सरकार की योजना है ऊर्जा क्षेत्र में, उसका लाभ इसको मिल सकता है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। बिल्कुल, तो एक बार देखना पड़ेगा, डिटेल्स जब निकल कर आएंगी कि देखना पड़ेगा कि आखिर शेयर में गिरावट क्यों है। ये बैलेंस शीट को एक बार फिर से खंगालना पड़ेगा। निश्चित तौर पे हमारी रिसर्च टीम बैकएंड पे ये देख रही होगी। गौरांग सर, एक सवाल, आईटी सेक्टर पर हमने मेटल और तमाम चीज़ों की चर्चा की, लेकिन ग्लोबल परेशानियों से इंपैक्टेड ये एक और सेक्टर है, आईटी सेक्टर। अगर आज इंडाइसेस पे देखेंगे तो नंबर 2 पे सबसे ज्यादा गिरावट आईटी सेक्टर पे आई है, करीब 2.25% के आसपास इंडेक्स टूटा हुआ है। ये आईटी का पेन खत्म नहीं हो रहा। आपको क्या इसमें नियर टर्म में कोई लाइट इन द एंड ऑफ टनल दिख रहा है क्या इसके पीछे? देखिए, आज आप छोड़ दीजिए, आज जिस प्रकार से बाजार है, और जाहिर है जिस प्रकार की टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है, उसको कारण आईटी क्षेत्र, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट, चाहे वो उत्पादन करने वाला एक्सपोर्ट क्षेत्र हो या फिर सर्विसेज करने वाला एक्सपोर्ट क्षेत्र, और आईटी बड़ी मात्रा में अमेरिका के ऊपर निर्भर है। और जिस प्रकार से बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे हैं, भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले और विचारधारा उनकी सुधरे।
यही प्रार्थना है परमात्मा से। लेकिन मैं अभी की बात नहीं करूंगा, मैं लंबी अवधि की बात करूंगा। और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले मेरे ख्याल से करीबन 8-9 महीनों में, जब से पिछले साल यही राष्ट्रपति ने जब टैरिफ की घोषणा की थी 180 देशों से ज्यादा पर, तब आईटी क्षेत्र बहुत ही बुरी तरीके से पिट गया था। तब भी हमने हमारे ही चैनल नीति नव स्वदेश पर आकर के हमारा भरोसा जताया था आईटी क्षेत्र पर। उसके पश्चात आईटी कंपनियों के नतीजे अच्छे आए। आईटी क्षेत्र की सूचकांक ने अपना एक सर्वोच्च नया स्तर बनाया मेरे ख्याल से। और अब अनुमान यह है कि तीसरी तिमाही के नतीजे भी जिस प्रकार से दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी थी कारोबार को लेकर के और भविष्य को लेकर के, सकारात्मक आने की संभावना हमें लग रही है। हमने ये भी जताया कई बार 89 स्वदेश पर कि अगर आप आखिरकार निर्णय लेते हैं आईटी क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो आपकी निवेश की समय सीमा 1.5 से 2 साल की होनी चाहिए, जो कि अनिवार्य होगी इस तरीके की परिस्थिति में। छोटे शहरों से लेकर के मझोले शहरों से लेकर के दिग्गज शहरों में आईटी क्षेत्र में तीनों ही तरफ हमारी खरीदारी की राय है। आपको नजरिया लंबा रखना पड़ेगा, 1.5-2 साल का समय देना पड़ेगा। और जो कुछ भी कंपनियां कोशिशें कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड, अब उसको मटेरियलाइज होने में थोड़ा समय तो लगेगा, तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको आईटी क्षेत्र में। लेकिन सरकारी खजाने से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, और वो ये कि FY26 में सरकार को पिछले साल के मुकाबले सरकारी कंपनी से ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है। कितना ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है और इससे सरकार को क्या बेनिफिट्स होंगे, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है गवर्नमेंट सोर्सेस की तरफ से, उसके हिसाब से सरकार को उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में जो पीएसयूज की तरफ से डिविडेंड सरकार लेती है या जो हासिल की जाती है उसमें बढ़ोतरी होगी। इनफैक्ट उनको उम्मीद है कि कम से कम 10% की बढ़ोतरी हो सकती है FY25 के डिविडेंड के मुकाबले जो पीएसयूज देती हैं। और ये आंकड़ा जो है करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है FY26 में। FY25 में सरकार को करीब 74,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड हासिल हुआ था पीएसयूज की तरफ से, और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें कम से कम 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा जो ओवरऑल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप देखें पीएसयूज की तरफ से जो FY25 में किया गया था वो करीब करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था। सरकार को उम्मीद है कि इसमें भी बढ़ोतरी आएगी और पीएसयूज इस साल ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। इसके अलावा अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक जो ओवरऑल डिविडेंड कलेक्शन हुआ है पीएसयूज की तरफ से करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और इस ट्रेंड को देखते हुए सरकार को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होगी और पिछले साल के आंकड़े को पार कर लिया जाएगा, यानी कि ज्यादा डिविडेंड हासिल होगा पीएसयूज की तरफ से। ये इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सरकार बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रही है कि जो फेयर डिविडेंड पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि पीएसयूज एक रोल मॉडल की तरह निकलकर सामने आई है, जहां पर करीब करीब 10-12% का मार्केट शेयर होने के बावजूद भी उन्होंने ओवरऑल जो लिस्टेड कंपनीज का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 23-24% के आसपास है। तो सरकार का ये मानना है कि पीएसयूज इस पॉलिसी को काफी इफेक्टिव तरीके से, फेयर तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है और सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज भी इस मॉडल को फॉलो करें। इसके अलावा जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो प्रोसीड्स हैं, जो रिसीट्स हैं, उसका सवाल है, उसमें सरकार का ये मानना है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि अगर कोई शॉर्टफॉल होता है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स में तो उसको हायर डिविडेंड कलेक्शन के जरिए ऑफसेट किया जा सकता है। हालांकि आईडीबीआई के ऊपर सरकार को काफी उम्मीदें हैं, उसके बावजूद भी सरकार को ऐसा लगता है कि किसी भी तरह के शॉर्टफॉल की स्थिति में जो हायर डिविडेंड कलेक्शन होगा इस साल, उसके जरिए इसकी भरपाई की जा सकती है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। वैसे भी देखा जाए तो इस साल सरकार ने जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा है FY26 में वो 47,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो वो तो आराम से ही अचीव हो भी जाएगा। और अगर कुछ होता भी है शॉर्टफॉल तो इस रकम से सरकार उसको मैनेज कर लेगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, कुछ बढ़िया ट्रेड भी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।
रिकवरी लोअर लेवल से बिल्कुल भी नहीं दिख रही। इनफैक्ट गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है और निफ्टी की जो कमजोरी है वो है 240 अंकों की। 25,900 के लेवल को भी निफ्टी ने ब्रेक किया है और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है करीब करीब 350 अंकों के आसपास की है। 59,700 के सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अचानक से हमने फॉल देखा है जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं। अब इतना सीवियर फॉल, L&T 3.5% नीचे, BHEL आप देखिए करीब 10% नीचे BHEL, और ABB में 5% के आसपास का फॉल। तो ये स्टीप सेल ऑफ, और ये ऐसा नहीं कि शुरुआत से ऐसा था, अचानक से ये फॉल आया है। आप देखिए पिछले 15-20 मिनटों में ये स्थिति बनी है। 4,000 रुपए के आसपास L&T आ गया और बाकी शेयर भी टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरांग सर, आपसे ही व्यू लेना चाहेंगे। अब BHEL कल ही तो हम चर्चा कर रहे थे कि 17 महीने के हाईज पर शेयर है, 4 महीने में करीब करीब 40% चल गया है और अचानक से ये स्थिति। आपकी राय सर, क्या ये अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इतने बड़े फॉल के पीछे जरूर कोई सॉलिड वजह होगी, हालांकि अभी सामने नहीं आई है वो। देखिए अभिषेक भाई, लेवरेज पोजीशन हो सकती है या फिर शॉर्ट, कोई बड़ा निवेशक का कोई बड़ा जो निवेश होगा वो बिक सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूं और कहता रहूंगा, हमें लग रहा है कि कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है वो एक नहीं लेकिन कई कारणों को लेकर के सुर्खियों में रहेगा और सकारात्मक खबरों को लेकर के। देखिए जिस प्रकार से परिस्थिति है, उत्पादन बढ़ रहा है, क्षमताएं बढ़ रही हैं, निजी कंपनियां विस्तार योजना कर रही हैं। खास करके मैं L&T की बात कर रहा हूँ। L&T का कामकाज सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, खाड़ी देशों में इनका बहुत बड़ा कामकाज है, फैला हुआ कारोबार है अभिषेक भाई। कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, कैप गुड्स इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और कई सारे कारोबार। और ये एक ऐसी कंपनी है अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अनुभव रहा है शेयर बाजार से, मैं जब से जुड़ा हूं और जब से मैंने जियोजित इन्वेस्टमेंट्स को के साथ कामकाज कर रहा हूं, तब से मेरे ख्याल से L&T पर हम निरंतर खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसके साथ साथ ABB इंडिया है, सीमेंस जैसी कंपनियां हैं, KC इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं, थर्मैक्स जैसी कंपनियां हैं, जहां पर हमारा नजरिया सकारात्मक है। खाली एक ही है, अभी इस प्रकार के बाजार में पता नहीं, कुछ लोग शायद ऐसे शेयर्स ढूंढ रहे हैं जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो, ताकि उनकी बिटाई हो तो बाजार और थोड़ा नीचे जाए, लोगों में अफरा तफरी हो जाए और एक चिंता का माहौल बन जाए। लेकिन ये सब चीज जो है वो उन लोगों को चिंता करनी चाहिए जो छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं अभिषेक भाई। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं तो इन सभी कंपनियों पर, इसके साथ साथ BHEL, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां, एमटार टेक्नोलॉजीज, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, इन सब पर हमारी खरीदारी की राय है। भारत फोर्ज, L&T भी निजी क्षेत्र की कंपनी है जो रक्षा क्षेत्र में योगदान दे रही है, भारत फोर्ज है। मेरे ख्याल से अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशक है तो कोई भी प्रकार का जल्दबाजी में होकर के ऐसा निर्णय मत लीजिए जहां पर भविष्य में जाकर के आपको पछतावा। ठीक है, तो कुछ शेयर बताए हैं आपको गौरांग भाई ने, आप उन पर फोकस करके चलिए और लंबी अवधि में आप उनमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन भारी गिरावट आप देखेंगे कि BHEL 10% नीचे और महारत्ना स्टेटस वाली कंपनी है। अब थोड़ी देर पहले प्रकाश जो खबर बता रहे थे कि सरकार ज़्यादा डिविडेंड चाहती है अपने PSU से, क्या उससे लिंकेज है कि अगर मान लीजिए डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है सरकार को या फिर निवेशकों को तो कैपेक्स वगैरह थोड़े प्रभावित हो सकते हैं? लेकिन बाकी तमाम स्टॉक्स भी टूट रहे हैं जो सरकारी कंपनीज नहीं हैं। तो जरा इसको और विस्तार से आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों दिक्कत हो रही है। लेकिन 2-3 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज हम वीक मार्केट में भी देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। एक तो काफी ज्यादा पिटा हुआ डिक्सन है और काफी लंबे समय से रेंज बाउंड है इटर्नल का शेयर। आज आप देखेंगे कि इंडेक्स का ये टॉप गेनर है, लगभग 1% के आसपास के मूव है, यानी निफ्टी में 50 में से जो 5 शेयर आज तेजी वाले हैं उसको लीड कर रहा है इटर्नल लगभग 1% के आसपास की तेजी के साथ। जिगर भाई, डिक्सन को लेकर आप कितने कन्विंस्ड हैं? क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी जो बाइंग आ रही है लोअर लेवल से ये सस्टेन कर पाएगी? डिक्सन के अंदर जो हिसाब से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली लोअर लोज लगे हैं, बट जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स है जैसे कि RSI हो गया, मैकडी हो गया, उसमें कहीं ना कहीं बुलिश रिवर्सल के साइंस बन रहे, पूरी तरीके से बने नहीं है, बिकॉज प्राइस एक्शन जो है वो अभी भी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे है। तो जब तक डिक्सन में
500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम इसे वैलिड बुलिश रिवर्सल नहीं मानेंगे। सो तब तक हम वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कि 12,500 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आए और उसके बाद ही हम फ्रेश बाय करेंगे। तब तक वेट एंड वॉच रहेगा। बिल्कुल। अब वक्त हो गया है एक और खास मेहमान को हमारे इस शो में शामिल करने का। हमारे साथ इस वक्त हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं यस सिक्योरिटीज़ के। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और इसके पहले कि मार्केट के तमाम स्टॉक्स पर आपसे सवाल पूछें, सबसे पहले आपसे आपकी ट्रेडिंग कॉल्स ही हम लेना चाहेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जहां उनको आज खरीदारी या फिर कोई भी ट्रेड लेना चाहिए। जी, आप सभी को गुड आफ्टरनून। मार्केट में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। सुबह के सत्र से ही हमने अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर देखे हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट का ही कॉल रहेगा। करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हमें सीडीएसएल शॉर्ट करके चलना है। अभी फिलहाल ये 1440 445 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मेंटेन करना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1490 का। और जो निचले स्तर के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1370 के। पहला कॉल सीडीएसएल का रहेगा, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें शॉर्ट करना है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है बीएल, सॉरी, जो स्टॉक है वो बीएल है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है। और जिस तरीके से इसमें अभी 2 दिनों पहले ब्रेकआउट आए थे, अभी भी प्राइजेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे हमें आज के सत्र में जो रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। 415 के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 405 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है। अगर स्टेबिलिटी आती है और मोमेंटम जनरेट होता है, तो जो 435 के जो टारगेट हैं वो अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं बीएल में। बिल्कुल। दो पिक्स हैं। पहला है सीडीएसएल को सेल करने की उन्होंने सलाह दी है और जो टारगेट रखना है वो 1370 का फाइनल टारगेट होगा, लेकिन पहला टारगेट 1450 रुपए का होने वाला है। जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो 1490 रुपए का रखना है। 1490 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। इसके बाद जो बीएल एक और स्टॉक पिक है उनका, जिसपे खरीदारी की राय उन्होंने दी है। टारगेट जो है वो 435 का है, स्टॉप लॉस आपको 405 का मेंटेन करना है। ये दो पिक्स हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन शेयरों पर जो सरकारी बैंक के शेयर हैं, क्योंकि आज अगर इंडाइसेस में देखेंगे तो 2% के आसपास सरकारी बैंकों के शेयर टूटे हुए हैं। क्या आपका नजरिया है इन बैंक के शेयरों पर? एसबीआई को लेकर आज एक कॉलर ने भी सवाल पूछा था कि उनको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या नजरिया बनता है इन बैंक शेयरों पर, सरकारी बैंक शेयरों पर? बैंकों में हमारा नजरिया पॉजिटिव ही है। तो हमें लगता है कि अगर इस टाइप के अगर रिट्रेसमेंट आते हैं तो हमें लोअर लेवल्स पे बाइंग करके ही चलना चाहिए। जैसा कि एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई में हालांकि 2 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 1222 के टॉप के बाद। बट अभी भी मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड का ही है। तो अगर ये 970 के आसपास मिलता है, 970 975 के आसपास, तो बेहतर रहेगा बाय करके चलें, क्योंकि यहाँ पर 20 डीएमए लेवल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां से फिर रिबाउंड देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा कोई अपसाइड का मूव तो देखने को नहीं मिलेगा, बट एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव हमें धीरे धीरे एसबीआई में देखने को मिल सकता है। इसी में से हमारा जो दूसरा पिक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पर भी जो हमारा जो कन्विक्शन है काफी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी अगर हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ इसको भी बाय करके चलेंगे तो यहाँ पर भी हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लोअर लेवल्स पे अगर मैं बात करूँ तो 290 292 का लेवल्स है। अगर ये यहाँ तक रिट्रेस होता है तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पर हम बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं। और उस दौरान हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है 280 रुपीज का। और अपसाइड के जो टारगेट हैं, अगर वहां से रिबाउंड देखने को मिलता है तो हमें 315 से लेकर 320 की रेंज देखने को मिल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर पॉजिटिव नजरिया है। उन्होंने टारगेट्स भी बताए, आपको टारगेट्स जो है वो सजेस्ट किए गए। लेकिन एक चीज जो काफी आज के मार्केट में देखने लायक है लक्ष्मीकांत जी, आज जितने भी इंडाइसेस हैं लगभग सारे 1-1.5%, 2%, 3% तक टूटे हुए हैं। दो इंडाइसेस हैं। हमेशा ये कहते हैं कि जब बाजार में बहुत गिरावट आती है तो उन चीजों की तरफ मार्केट जाता है जो कंज्यूमर से रिलेटेड हो, जैसे एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आज के अगर मार्केट को देखें तो इन्हीं दो इंडाइसेस में थोड़ी सी, एक कहें तो सस्टेन करने की ताकत दिख रही है, थोड़ा मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं एफएमसीजी।
0.5% के आसपास करीब ये टूटा हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी करीब 0.5% के आसपास इसका इंडेक्स टूटा हुआ है। क्या इन दोनों सेक्टर्स में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि ये रिलेटिवली सेफर सेक्टर्स माने जाते हैं? देखिए, स्टेबिलिटी तो है, और जितनी गिरावट हमें अदर इंडेक्स में देखने को मिली है उतनी हमें निफ्टी एफएमसीजी स्पेस में और कंज्यूमर ड्यूरेबल में नहीं देखने को मिली है। सो अगर मैं निफ्टी एफएमसीजी स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर मुझे डाबर काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि जो ब्रेकआउट है वो हमें आता हुआ दिखाई देगा 530 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बट अगर डाबर आने वाले समय में 530 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से हमें डबल बॉटम ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। तो वहां से मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस 530 के बाद 555 का है, तो वहां से हमें 3 to 4% के अपसाइड के मूव डाबर में देखने को मिलेंगे। सो करंट लेवल पे भी स्टेबिलिटी है, तो उसके मद्देनजर हम करंट लेवल्स पे भी बाइंग की सलाह दे सकते हैं। बट थोड़ा स्टॉप लॉस हमें 505 का लेना पड़ेगा, और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हम ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वहीं मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो है वोल्टास। तो वोल्टास में हमें पिछले कई 3 से 4 5 दिनों का अगर हम सेशन देखें तो वहां पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले सेशंस में इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला था, जो कि 1460 के 463 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज वो इसको रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि 1460 के आसपास वोल्टास में भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर वहां से हमें एक बाउंस बैक मूव मिलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। और जो नेक्स्ट अपसाइड के लेवल्स हैं वो हमें फिर 1550 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वोल्टास को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन एक बार फिर से जरा बीएचईएल हो गया, सीमेंस हो गया, या फिर एबीबी जैसे शेयर है स्क्रीन पर लेकर आइए। बीएचईएल की जो गिरावट से और गहराती हुई दिख रही है, और आज इंट्राडे में बीएचईएल का शेयर 260 रुपए तक गिर गया। वहां तक गिरने के बाद थोड़ा थोड़ा हम देखने की संभलने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ी देर पहले मैं आपको हमने जो खबर बताई थी कि चाइनीज कंपनीज पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटाने पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है, और वो भी भारत में बिडिंग कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह में। क्या ये रीजन है? हालांकि अभी मतलब पुख्ता जानकारी नहीं, एजेंसीज के हवाले से वो खबर आई थी, और एक रीजन वो जरूर हो सकता है। और आप देखिए कि सारे के सारे शेयर डी लो पर जाकर इस वक्त स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई देंगे, चाहे वो बीएचईएल हो, सीमेंस हो, एबीबी हो, एलएनटी हो, जितने भी कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं। अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात तो थी नहीं। तो हम रीजन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या लिंकेजेस होते हैं। चीजें थोड़ी और साफ हो जाएंगी कुछ देर में, और हमारी नजर इन स्टॉक्स पर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त भी हो गया है। इस वक्त आप देखेंगे कि बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास है। निफ्टी की जो गिरावट है 260 अंकों के आसपास की है, और सेंसेक्स जो है रिकॉर्ड हाई से लगभग 2000 पॉइंट नीचे आके अब कारोबार कर रहा है, और निफ्टी की जो गिरावट है अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 500 पॉइंट के आसपास की हो चुकी है। तो बाजार पर हमारी नजर बनी हुई है। ब्रेक के बाद हम जिगर जी से और लक्ष्मीकांत जी से कुछ बढ़िया बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ स्टॉक्स पर फंडामेंटल व्यू भी लेंगे गौरांग भाई से। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। और अब वक्त हो चुका है बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स का, ताकि आप आखिरी के कुछ 15 मिनट में अपनी ट्रेड डाल सकें। जिगर, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, आपकी एसटीबीटी और बीटीएसटी कॉल्स क्या हैं आज के लिए? आज की जो बीटीएसटी है वो है आइनॉक्स इंडिया है। आइनॉक्स इंडिया में अगर हम देखें, प्राइस एक्शन काफी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में था, मोटा मोटी 1140 और नीचे में 1100 के लेवल्स में, और आज ही एक हमें ब्रेकआउट आते हुए दिखा है अवरली चार्ट पे। इवन जो रेजिस्टेंस था वीकली पिवट्स का वो भी निकलता हुआ दिखा है, और वीवेब के ऊपर अच्छे से ट्रेड भी कर रहा है। साथ में जो भी मैकडी के क्रॉसओवर्स है बुलिश वाला, वो एग्जैक्टली जीरो लाइन के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है बीटीएसटी के लिए। करंट भाव से हम 1150 तक भी मिले तो बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1110 के नीचे क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, और मोटा मोटी एक अच्छा मूव हम कल 1210 1220 तक एज ए टारगेट देख सकते हैं आइनॉक्स इंडिया। सो आइनॉक्स इंडिया पर बीटीएसटी की सलाह है जिगर की तरफ से। लक्ष्मीकांत, आपकी तरफ से बीटीएसटी और एसटीबीटी के कौन से कॉल्स हैं?
जी, अब LIC हाउसिंग फाइनेंस को शॉर्ट करके चला जा सकता है। यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का, राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्दर वीकनेस दिख सकती है और आने वाले समय में ये अपने प्रीवियस स्विंग लो को रिटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट भी काफी बेरिश नजर आ रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें शॉर्ट करके चलना है। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो 535 रुपीज का लेना है, और जो हमारे जो टारगेट आ रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 505 के। सो ये सेल कॉल हमारी तरफ से रहेगा फ्यूचर के लिए एसटीवीटी में। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया। देखिए क्या है ना कि ऐसे बाजार में ना जितने लिमिटेड आपके ट्रेड हो ना उतना ही अच्छा है। कम ट्रेड मिले तो अच्छा, अगर गेस्ट का कन्विक्शन ना आए तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर ट्रेड लेके फंसने पर ज़्यादा दुख होता है। पैसे आपके बने ना बने, पैसे सुरक्षित रहने चाहिए, और यही टीनो स्वदेश का मकसद भी है। गौरांग भाई, रियल एस्टेट शेयरों की जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। हम देख रहे हैं कि शोभा में करीब 3% के आसपास की तेजी है। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स और बाइंग मोमेंटम दिखा रहे हैं, और ये साल जो शुरू हुआ है ना थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ है, और हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन आ रहा है। अदरवाइज तो पिछला साल बीता है कि निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स लगभग 16-17% क्रैश हो गया था। आपका व्यू क्या है? क्या ये रीबिल्डिंग वाला फेज हो सकता है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, और क्या इस साल में पैसे बन जाएंगे? कन्विक्शन तो अभिषेक भाई हमारा भी है, ऐसा नहीं कि हमारा कन्विक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, क्षेत्र पर टिप्पणी करने से पहले एक थोड़ी बहुत सावधानी या फिर हिदायत बरतने की जो बात है वो है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे नियमों में बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले अनुशासन नाम की चीज रियल एस्टेट सेक्टर में थी नहीं अभिषेक भाई, और एक इतिहास रहा है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का जहां तक कंपनियों का प्रश्न उठता है। लेकिन बहुत सारे नियमों में बदलाव हुआ, और एक बड़ा जो नया कानून रेरा के रूप में आया, उसके कारण अनुशासन लौट करके आ गया, और अब सक्षम रूप से इस क्षेत्र में कंपनियां कामकाज कर रही हैं। अगर जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो ही रियल एस्टेट सेक्टर पर ध्यान दीजिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जब बाजार ऊपर जाता है तो आगे बढ़ते हुए रियल एस्टेट सेक्टर बाजार के साथ आगे चलता है, ऊपर की तरफ सबसे आगे से आगे बढ़ता है ये। और जब बाजार में करेक्शन आता है तो तीव्र गति से यही एक क्षेत्र है जो आगे बढ़ते हुए बाजार में आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। ये कहने के बाद जो कंपनी हमारी खरीदारी की सूची में है, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, ओबराय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये जो 4 या 5 कंपनियों का मैंने नाम लिया अभिषेक भाई, अगर आप देखने जाए तो इनकी जो रन रेट है प्रोजेक्ट कंप्लीशन की, इंडस्ट्री की एवरेज से बेहतर है। दूसरी बात, कुछ कंपनियों में डेट बिल्कुल न के बराबर है, और कुछ कंपनियों में डेट बैलेंस शीट पर बहुत कम है। रियलाइजेशंस अगर आप देखने जाएं तो भी अच्छे हैं, और अच्छी बात यह कि इन सब कंपनियों ने काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे पिछले साल, और रिकॉर्ड टाइम में सारे प्रोजेक्ट्स बिक गए थे। उम्मीद है कि वर्ष 2026 में रेसिडेंशियल तो योगदान देगा ही, लेकिन हमारा मानना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज ज्यादा योगदान देंगे जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है। जी, गौरांग भाई, कुछ और स्टॉक्स पर आपसे व्यू लेंगे, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए। लेकिन ये है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रियल एस्टेट में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। देखिए, जो प्री सेल्स के जो डेटा वगैरह आए थे ना हाल फिलहाल, उससे भी कोई ऐसा नहीं कि कोई क्लियर पिक्चर निकल के आ रही हो। कुछ कंपनीज के अच्छे नंबर आए थे, कुछ कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया। लोढ़ा का हमने देखा कि प्री सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q3 में 25% की ग्रोथ हमने देखी थी, लेकिन मिक्स्ड ही रहे हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो लीजिए, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक और शेयर के बारे में जरा राय लेना चाहेंगे जो आज के वीक मार्केट में भी सॉलिड है, टिका हुआ है, और 3-4 सत्र से लगातार हम सस्टेन्ड अपमूव देख रहे हैं, वो है ICC बैंक का शेयर। आधे % ऊपर दिखाई देगा, लेकिन ये ना कि अब अगर आप वीकनेस देखेंगे मार्केट में तो आधा % में बहुत ज्यादा आपको लगेगा। राय क्या होगी लक्ष्मीकांत जी आपकी ICC बैंक को लेकर? क्या यहां से भी तेजी करने की आप सलाह देंगे ICC बैंक में? देखिए, ICICI बैंक का जो वीकली चार्ट है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है, और डेली के चार्ट्स पर तो पिछले 4-5 दिनों के जो सेशंस है वहाँ पे हायर टॉप्स हायर बॉटम के रुझान देखने को मिले हैं। और स्टॉक ने अभी कल के सेशंस में तो अपने 200 DMA लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश आ रहे हैं, बट नियर टर्म एक रेजिस्टेंस भी है 1445 का, ये इसका जो अक्टूबर मंथ का स्विंग हाई है
वो यहीं पर हमने बनता हुआ देखा था और वहां से फिर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया था। तो हमें देखना होगा शॉर्ट टर्म बेसिस पर, अगर 1445 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, उसके बाद अगर आईसीआईसीआई में एक ब्रेक थ्रू मिलता है, तो मुझे लगता है कि 1520 के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पर आपको सलाह मिल चुकी है, लेकिन एक शेयर ऐसा है जिसमें आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस गिरे हुए बाजार में, इस कमजोरी वाले बाजार में भी काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। बालाजी एमाइंस में करीब करीब 13% के आसपास इस वक्त की जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है। अभिषेक, आपने इस पर एक डिटेल रिसर्च की है, क्या कहती है वो रिसर्च कि आखिर ये तेजी क्यों इस शेयर में आई है, और उससे थोड़ा अंदाजा हमें ये भी लग पाएगा कि ये कितनी सस्टेनेबल है। विकास, देखिए ये ग्लोबल लिंकेज वाला ये सेक्टर है केमिकल का, स्पेशली अगर हम स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो। और चीन भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है स्पेशलिटी केमिकल्स का। और मैं देखा था कि कोविड के बाद में जब चीज़ें ओपन अप हो रही थी तो ये शेयर खूब तेज दौड़ लगा रहे थे, क्योंकि तब तक चाइना में स्थितियां उतनी नॉर्मल नहीं हुई थी और भारत को उसका बेनिफिट मिल रहा था। तो लंबे चौड़े रिटर्न बने, लेकिन पिछले 4 साल की लगभग अंडर परफॉर्मेंस कई सारे शेयरों में है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे बालाजी एमाइंस हो गया, इसके अलावा अल्काइल एमाइंस हो गया, कुछ और स्टॉक्स हैं, तो 3 साल में कोई रिटर्न बने नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कराया है। अब आज की तेज़ी की वजह यह है कि इनकी जो महाराष्ट्र की यूनिट है उसके विस्तार के लिए कंपनी को 258 करोड़ रुपए की सरकार से सब्सिडी मिली है, महाराष्ट्र सरकार से। और ये चिंचोली एमआईडीसी शोलापुर में जो यूनिट 4 है उसके विस्तार के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी के तौर पर सरकार से ये राहत मिली है। यही एक चीज आई है। इसके अलावा 7 साल के लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी उनको राहत मिली है। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2030 तक के लिए कंपनी को राहत मिलेगी सरकार की तरफ से। तो इसके चलते थोड़ा सा बॉयंसी लौटी है, थोड़ी राहत की उम्मीद से। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा कॉम्प्रेस रहे हैं पिछले कई तिमाहियों से। उम्मीद ये बनी है कि सरकार का असिस्टेंस अगर मिलता है तो थोड़ी ऑपरेशनल कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी और टैक्स बेनिफिट वगैरह जो मिलते हैं तो फाइनेंशियल्स आगे चल के बेहतर हो सकते हैं। अब पहले ये टूटे क्यों थे? टूटे इस वजह से थे कि हमने देखा कि चीन एक बड़ा जो प्रोड्यूसर है, चाइना से भारत में डंपिंग होने लगी, प्राइसिंग का जो पावर रहा वो काफ़ी हद तक आपके पास से चला गया और हमने देखा कि ग्लोबल डिमांड फिर थोड़ी स्तागिश हो गई आगे चल के, तो उसके चलते दिक्कतें आने लगी। इनपुट कॉस्ट राइज कर रहे थे, उसने परेशान किया, कंपनीज के मार्जिन को कंप्रेस किया और हमने देखा कि जाहिर सी बात है फाइनेंशियल्स फिर वीक होने थे, तो कमजोर तिमाही नतीजे रहे, उसके चलते लगातार शेयरों की पिटाई हो रही थी। अल्काइल एमाइंस 6 महीने में 31% डाउन, 1 साल में 7%, लेकिन 3 साल और यही स्थिति आप बालाजी एमाइंस की देखेंगे, 3 साल में 54% नीचे। नियोजन केमिकल्स 1 साल में 46% डाउन। क्लीन साइंस में 6 महीने में 40% और 3 साल में भी 40% के नेगेटिव रिटर्न है। सुदर्शन केमिकल ऐसा है कि जो पिछले साल तो 20% कमजोर हुआ, लेकिन अगर आप 3 साल के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि इसमें जो तेजी आई थी ना थोड़ी लेट आई थी और उसके चलते आपको 158% के रिटर्न इसमें बनते हुए आपको दिखाई देंगे 3 साल में, लेकिन 1 साल में यह भी कमजोर रहा है। तो क्या गिरावट पर ब्रेक लग गई है, जरा समझते हैं। गुरांग भाई, आपका व्यू केमिकल स्टॉक्स पर? काफी लंबे समय से कोई चर्चा नहीं हो रही थी, आज अचानक से मूव आए तो फिर से थोड़ी चर्चा लाजमी है कि अब करना क्या है, क्या ये चीजें सस्टेन होगी? देखिए, लटकती तलवार जो टैरिफ को लेकर के अभिषेक भाई, ये थोड़ा छोटी मध्यम अवधि में अनिश्चितता का कारण बना सकती है, लेकिन हाँ, एक दौर चला था, आपको याद होगा, कोविड के पश्चात चाइना +1 यूरोप +1, और ये मान्यता थी हमारे लोगों में कि हम भारत देश में स्थापित जो स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। कंपनी ने R&D पे काफी निवेश किया, काफी सारी कंपनियों ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन फिर भी जो अनुमान था वो हुआ नहीं। अब लग रहा है कि शायद थोड़े बहुत धीरे धीरे करके आधार सुधरते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एकदम आपको ये सब परिवर्तन होते हुए दिखा। टाटा केमिकल्स, SRF, पीडीलाइट, PI इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, UPL, ये कुछ नाम है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनियां जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी रिसर्च टीम की खरीदारी की राय है। बिल्कुल। आज के बाजार को बंद होने में अब सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं, लेकिन तैयारी कल की भी जरूरी है और कल की तैयारी को कराने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी जो है वो तृप्ति उपाध्याय जुड़ रही हैं, जो बताएंगी कि कल किन इवेंट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, कौन से इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्केट के लिए। तृप्ति, बताइए।
जी हाँ, कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और अमेरिका के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कल यूएस की सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला आने वाला है। ट्रंप के जो टैरिफ है उसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला लेगी, काफ़ी अहम होने वाला है, तो इस पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा आंकड़ों की अगर बात करें तो कल आपको यूएस में बेरोजगारी, नॉन फॉर्म पैरोल और कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। चाइना की बात करें तो यहाँ पर पीपीआई और सीपीआई डेटा आने वाला है। रुक कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स का। तो देखिए, कल दिसंबर एमफी के आंकड़े और एसआईपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो इस पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा तो फॉरेक्स रिजर्व के नंबर्स भी यहाँ पर आएंगे। क्वार्टर 3 की अर्निंग्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कंपनी कल इरिडा, ग्लोबल स्पिरिट्स और तेजस नेटवर्क्स अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा आईपीओ की बात करें तो भारत कोकिंग कोल का आईपीओ कल से खुलने वाला है, यहाँ पर आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। लॉकिंग पीरियड की बात कर लेते हैं तो नेफ्रोकेयर हेल्थ में आप देखेंगे कल 2% की इक्विटी के लिए लॉकिंग पीरियड खुलेगा और बंसल वायर्स में भी 20% की इक्विटी के लिए कल से लॉकिंग पीरियड खुलने वाला है। तो ये थे कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन पर आप अपनी नज़र ज़रूर बनाकर रखिए। ठीक है, शुक्रिया तृप्ति। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जहां पर कल हमारी नज़र रहने वाली है, लेकिन आज का जो बाजार का जो स्थिति है ना, जो तस्वीर है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई। जो शुरुआत हुई थी उससे लगा नहीं था कि हम इस तरह से क्लोज करेंगे और एक से बढ़कर एक नेगेटिव खबरें आती गई और बाजार का टेक्सचर लगातार वीक होता गया। लेटेस्ट ये आया, हालांकि एजेंसीज के थ्रू आया कि जो चाइनीज़ कंपनी है उन पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उनको सरकार रेस्ट्रिक्शन हटाएगी और वो भी यहाँ के टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आ गई तमाम जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं और बाकी जो बड़े शेयर्स हैं वो तो गिरावट का शिकार हो ही रहे हैं। रिलायंस में आज फिर हम गिरावट देख रहे हैं, 14 से 85 रुपये के आसपास के भाव थे, अब वहाँ से और नीचे 1471, यानी कि लगभग 140 रुपये के आसपास की नरमी रिकॉर्ड स्तरों से रिलायंस के शेयर में आ गई है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, आज फिर से हमने प्रेशर देखा और एचडीएफसी बैंक का शेयर आ गया है 940 रुपये के आसपास तक गिरा था, वहाँ से थोड़ा सा रिकवर किया, अदरवाइज माहौल ख़राब ही रहा। निफ्टी 270 अंक नीचे बंद करने की तैयारी में है, 25,868 के आप लेवल देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 315 अंक नीचे निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक रिलेटिवली बेहतर है क्योंकि निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है आधे % की और निफ्टी की जो गिरावट है वो है 1% की। अब 1% की गिरावट की वजह यही रही कि जो बड़े शेयर्स रहे जो निफ्टी बैंक के पार्ट नहीं, आप टीसीएस देखिए, आप रिलायंस देखिए, एलएनटी देखिए, ये सारे के सारे वेटेज के लिहाज से बड़े स्टॉक्स हैं। टीसीएस का भी वेटेज करीब 4% के आसपास होगा, एलएनटी का वेटेज करीब 3-3.5% के आसपास होगा। तो ये सारे जब टूट रहे हैं तो फिर निफ्टी पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो आना ही था और मेटल में जो बिकवाली आ जाए, जो मुनाफा वसूली है, उसने बाजार के माहौल को और ज़्यादा ख़राब करने का काम किया। तो ट्रंप की जो तैयारी है 500% टैरिफ लगाने की, रशिया पर रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड एक बिल को उन्होंने मंजूर कर दिया है। अब उस पर वोटिंग होगी वहाँ के संसद में और अगर कानून बन जाता है तो फिर भारत जैसे देशों के लिए, चाइना के लिए, ब्राज़ील के लिए, ब्रिक्स कंट्रीज के लिए और वो तमाम देश जो रशिया से अपने संबंध रखते हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। और इसी सेंटिमेंट के चलते, अभी एक्चुअल कुछ हुआ नहीं है, सेंटिमेंट के चलते बाजार में आज हमने देखा कि थोड़ा सा घबराहट का माहौल निश्चित तौर पर रहा और वैसे भी आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी थी। चलिए अब लेवल आ गए हैं फाइनल। निफ्टी 272 अंक नीचे बंद हुआ, सिर्फ 4 शेयर तेजी वाले रहे, 46 शेयर आज नेगेटिव क्लोज हुए हैं। इटर्नल सबसे ज्यादा चढ़ा, कितना चढ़ा? 0.25% के आसपास की, लेकिन सबसे ज्यादा गिरा हिंडाल्को 4% निफ्टी में और टीसीएस की गिरावट 3% से ज्यादा की रही। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद खराब रहा, 450 शेयर चढ़े लेकिन करीब 2500 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और इंडिया विक्स पर ध्यान रखिए जो कि वॉलेटिलिटी और फियर का सूचक होता है, 6% का उछाल हमने इंडिया विक्स में देखा, 10.5 के ऊपर के इंडिया विक्स हमें आज दिखाई दिए। इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। जिगर जी और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। फिलहाल विकास को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी, आपके जाएगा नहीं।